मित्रों और मेरे बच्चों, सबको नमस्कार। मैं ये सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम मेरा नया बचपन। कविता का नाम मेरा नया बचपन। और इस कविता के कवि जो है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि का नाम श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता जो है आधुनिक कविता है। कवि आधुनिक काल से संबंधित है, इसलिए इस नई कविता को, आधुनिक कविता को अपनी डिग्री में बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर सत्र 3 में पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रखा गया। तो आज मैं इस कविता को लेकर उसका माने कालक्रम से कविता इस पाठ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है, उसी पद्धति में, उसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। ओके, आगे जाइए। अब मैं पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत से फिर से शुरुआत से देखिए। सत्र 3 के लिए यह कविता निर्धारित है। इस सत्र 3 के अंतर्गत सेकेंड ईयर के बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए के विद्यार्थी आते हैं। हिंदी को हम सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में हिंदी हम पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए निर्धारित पुस्तक का नाम काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास यह पाठ्य पुस्तक का नाम है। इसी के अंदर प्राचीन कविता है और आधुनिक कविता है। तो आधुनिक कविता के अंतर्गत आज की कविता का नाम है मेरा नया बचपन। आधुनिक कविता के अंतर्गत आज की कविता है मेरा नया बचपन। इसके कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस पाठ को प्रस्तुत करने वाले ये सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ऑटोनमस, खम्मम। आप इस पाठ को या पीपीटी को मेरे चैनल सांबशिवराव अत्तोटा या SRBGNR GDC कॉलेज लैंग्वेजेस 2 चैनल पर आप वॉच कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का सामान्य परिचय और एक एक मैंने दो पंक्तियों को मिलाकर यहाँ दोहे के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की थी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो आगे हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी जी का चित्र और उसका सामान्य परिचय और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। और उसके बाद आज मैं इस पाठ्य भाग को, मैंने मेरा नया बचपन को मैं 3 भागों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 3 पार्ट मीन्स आज मैं पहला भाग को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला भाग का मतलब यहाँ इस पर कुल मिलाकर इस कविता के अंतर्गत आपके लिए निर्धारित किए गए थे कि कितने दोहे हैं। एक टोटल 22, 23, मेरा नया बचपन इस कविता के अंतर्गत यहाँ पर पूरे 23 23 दोहे यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो मैं पहले भाग के रूप में पहले की 8
पहले की 8 दोहों को यहाँ पर आज पार्ट 1 के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट से स्लाइड में जाएंगे। आप लोग कभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम सुने थे, या कभी एक कविता मेरा नया बचपन इसके बारे में सुने थे शायद? लेकिन देखिए, मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका चित्र देख सकते हैं आप लोग। मैंने उसके निधन होने के बाद 1976 में निधन होने के बाद मैंने 25 साल के उपरांत भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप निकाली, जारी की थी, एक पोस्टल स्टैंप जारी की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका जन्म 1904 में और उनका निधन 1948 में हुई थी। तो इससे संबंधित इस चित्र आपको कभी भी मैंने यूट्यूब इंटरनेट में भी जाकर देख लिया तो आप लोग इसको पा सकते हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य किए थी। वैसे राजनीति में भी वो बहुत चेतनापूर्वक व्यवहार किए थी। ओके, देखिए अगला स्लाइड। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का सामान्य परिचय, यहाँ पर हम हर पाठ के लिए लेखक या रचयिता का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर मैंने विस्तार रूप से, समय के अभाव से हम विस्तार रूप से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने परीक्षा की दृष्टि से आप जितना लिख सके, जितना लिखेंगे तो अच्छे अंक पा सकते हैं। मैंने संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करते समय या सारांश, इस कविता का सारांश यदि प्रस्तुत करना है तो उसके संदर्भ में आपको कवि परिचय भी लिखना होगा, लेखक का या कवि का सामान्य परिचय भी प्रस्तुत करना होगा। इसी को दृष्टि में रखकर यहाँ पर यह सब कुछ बनाए गए। तो इन पूरी बातों को, इन पूरे विषय को हम अपने पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सॉरी। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावाद है। तो छायावाद के बाद मैंने छायावाद के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का भी उद्भव हुआ था। ओके, जैसे इससे पहले हम देखे थे अपने मैथिली शरण गुप्त को देखे थे, सुमित्रानंद पंत को देखे थे। सुमित्रानंद पंत भी अपने राष्ट्रीय भावना को लेकर भले ही कविता हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनकी एकांकी है, उनकी एकांकी पूरे जो है गांधीवाद से प्रभावित है, गांधीवाद से प्रभावित है। इसमें जितने भी गांधीवाद के सिद्धांत को वहां पर लिए गए थे। तो इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में स्वातंत्र कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य युग धर्म से संबद्ध रहा है। स्वातंत्र कोकिला माने स्वतंत्रता के लिए, माने वह यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी का जीवन जो है वह स्वतंत्र पूर्ण है, माने वो पढ़ी लिखी है। ओके, उनके घर परिवार में पिता के द्वारा भी उसे स्वेच्छा और समानता मिली है। पढ़ने के लिए कॉलेज गई थी। ओके, अच्छी तरह पढ़ाई की थी। भले ही स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए असहयोग आंदोलन समय के समय में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर अपने कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी मैंने स्वतंत्र को किया है। मैंने वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको अपने राष्ट्रीय काव्य धारा से ही जुड़कर उन्होंने काव्य लिखी थी, कविता की थी, उपन्यास लिखी थी और कहानी लिखी थी। ओके, मैंने यहाँ पर अपने युग धर्म से काट कर यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को हम नहीं देख पाते। युग धर्म से संबद्ध होकर सब कुछ साहित्य कार्य किया। इनका जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था।
ये भी इलाहाबाद के पास निहालपुर के मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। आपके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से आपकी शिक्षा स्थानीय क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में हुई। मैंने यहाँ पर घर परिवार में उनके पिताजी तो पूर्ण रूप से समर्थन करने वाला है स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षण, स्त्री विद्या को, स्त्री शिक्षा को उनके पिताजी ठाकुर क्या नाम है, ठाकुर रामनाथ सिंह इसकी प्रेरणा दिए थे, पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे थे। मैंने उस समय में ये बहुत, जैसे सरोजनी नायडू और उसके बाद में इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, वैसे बहुत कम लोग हुए थे स्कूल जाकर पढ़ने वालों में। तो यहाँ पर भी वह अपने सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए भी यह मौका दी गई है। और उसके बाद सन 1919 में आपका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। तो स्कूल विद्या कंप्लीट होने के बाद 15 साल की उम्र में ही आपकी शादी जो है खंडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुई। वे भी शिक्षा के प्रेमी थे। घर परिवार में पिताजी ही नहीं, ठाकुर रामनाथ सिंह ही नहीं, शादी होने के बाद जो पति मिले थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी, वे भी शिक्षा प्रेमी थे। इसलिए शादी होने के बाद भी खुद लक्ष्मण सिंह उसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजे थे। देख लीजिए, वे भी शिक्षा के प्रेमी थे, इसलिए विवाह के बाद भी सुभद्रा जी को बनारस के थियोसॉफिकल विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे थे। ये कितनी बड़ी बात है, यह बहुत कितनी बड़ी बात है। वे वकालत में काम किया करते थे ठाकुर जी, लक्ष्मण ठाकुर जी। मैंने खाली बोलने के लिए नहीं, बोले आचरण में सब कुछ दिखाने के लिए कोशिश किए थे। मैंने उनकी जो बदलाव या परिवर्तन जो है उनके घर से ही शुरू हुई है। मैंने विवाह के बाद भी, विवाह से पूर्व पढ़ ली थी, विवाह के बाद भी मैंने विवाह, एक विवाहित तो स्त्री होकर कॉलेज जाके पढ़ाई करना आजकल भी यह संभव नहीं हो रहा है। लेकिन उसी टाइम में, ओके, उसी टाइम में शुरुआत पहले के माने 20वीं सदी के पहले के दिनों में इस प्रकार करना, प्रोत्साहित करना, यह बहुत बड़ी बात है। ये बहुत याद रखने की बात है। परिवर्तनशील या प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, जिन्होंने सोसाइटी को, अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रगतिशील होकर, यहाँ पर यह प्रगति की सूचना है, एक सूचक है, ये चेतना के मूल स्तंभ के रूप में ये दोनों, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह जी और उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, दोनों शिक्षा प्रेमी थे। शिक्षा प्रेमी का मतलब यहाँ पर स्त्री शिक्षा प्रेमी थे, इसलिए बाल्यावस्था में स्कूल भेजी थी और विवाह के बाद भी थियोसॉफिकल विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे थे। और इन्होंने अपने सुभद्रा कुमार चौहान जी माखनलाल चतुर्वेदी के साथ कर्मवीर के संपादन किए थे। माखनलाल चतुर्वेदी के साथ, ये भी हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, ओके, इनके साथ कर्मवीर नामक काव्य के लिए संपादन भी किए। बाद में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने पर पढ़ना छोड़ दी थी। मैंने उसके बाद, ये संपादन करने के बाद, मैंने कलकत्ता उस समय में कांग्रेस या के जो जितने भी कार्रवाई है वहां से, बंगला से ही बहुत सारी कार्रवाई हुआ करती थी, इसलिए कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ, ओके। उस अधिवेशन में इन्होंने, मैंने वहाँ तब के अध्यक्ष लोग और बाकी के कार्यवर्ग जो है एक पारित किए थे, एक प्रस्ताव पारित किए थे। वो प्रस्ताव क्या है? असहयोग आंदोलन। माने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की तरफ से असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, माने हम
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए उसमें भाग लेने के लिए सोचकर, ओके, मनसा वाचा कर्मणा, इसमें शामिल होने के लिए सोचकर वो बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ दी। आपकी पुत्री सुधा का विवाह प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के साथ हुआ। और एक बात भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा सम्मेलन है यहाँ पर। ओके, एक तरफ प्रेमचंद का परिवार है, उनके पुत्र, ओके, प्रेमचंद को कलम के सिपाही कहे थे अमृत राय, कलम के सिपाही कहे थे अमृत राय। तो अमृत राय के साथ इनकी पुत्री सुधा का विवाह संपन्न करवाया था। यह भी बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद सम्मान, वे कितने सम्मान पाए थे और उसकी सदस्यता क्या है, मृत्यु कब हुई और रचनाएं क्या है, ये अभी देखेंगे। सम्मान, आपके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सक्षेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैंने प्रयाग से एक साहित्य सम्मेलन नाम का एक संघ है, तो ये लोग सक्षेरिया नामक पुरस्कार प्रदान किया करते थे। तो मुकुल नामक काव्य संग्रह के लिए 1921 में यह सम्मेलन, यह सम्मान मिला था अपनी कवियत्री के लिए और सदस्यता। उसके बाद आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर सदस्य भी बनी थी। मध्य प्रदेश सरकार की विधानसभा की सदस्यता, मनोनीत सदस्य भी बोलते हैं इस प्रकार। तो इनकी मृत्यु जो है सन 1948 में मोटर दुर्घटना में आपका स्वर्गवास हुआ है। मैंने एक अचानक हुआ, ओके, एक मोटर दुर्घटना में 1948 में आपका निधन हुआ था, आपका स्वर्गवास हुआ है। आपके द्वारा लिखी गई रचनाएं इस प्रकार है। मूलतः आप एक कवियत्री तथा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थे। आप राजनीति में भी भाग लिए थे, ओके, मध्य प्रदेश विधानसभा की भी सदस्य रही थी, लेकिन मूल रूप से आप कवियत्री है और कहानीकार है, इसी रूप में आपकी प्रसिद्धि हुई है। तो आपके काव्य जो है मुकुल और त्रिधारा, दो प्रमुख काव्य है, और कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, इस प्रकार है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। इसके अलावा कविताएं भी है। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयादशमी, लक्ष्मी की समाधि पर और वीरों का कैसा हो पसंद आदि कविताएं भी लिखी है। और आधुनिक काव्य में नारी चेतना का स्वर मुखरित करने वाली कवित्री है आप। मैंने आपकी कविताओं में, आपकी काव्यों में और आपकी कहानियों में मूल रूप से आपका विषय वस्तु क्या है, यह भी देखना चाहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी जी आधुनिक काव्य में नारी चेतना का स्वर मुखरित करने वाली एक प्रसिद्ध कवियत्री है। प्रस्तुत रचना में सुभद्रा जी अपने बचपन को जीवन का स्वर्णिम काल कही। प्रस्तुत कविता, हम किस कविता आज पढ़ने जा रहे हैं? मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन नामक कविता को सुभद्रा कुमारी जी हर एक व्यक्ति के लिए भी है और खुद उनके लिए उनके जीवन के लिए स्वर्णिम काल कही गई थी। एक गोल्डन पीरियड, एक गोल्डन एज, ओके, बाल्य दशा को या बचपन को एक गोल्डन एज के रूप में इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने के लिए कोशिश की थी। आपने बचपन की यादों के बहाने पाठक को अपने बचपन की मधुर यादों में स्मरण करने पर विवश की थी। जब कोई
इस कविता का अध्ययन करेंगे, आप और मैं और कोई भी, ओके। यह यह कविता जब हम पढ़ने जाएंगे तो जरूर आप लोग अपने बचपन को याद करने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी, आपने बचपन की यादों के बहाने मैंने ये बचपन की जो यादें रहेंगे, जो स्मरण रहेगा, ओके, जो स्वीट मेमोरीज रहेंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बहाने पाठक को अपने बचपन की मधुर यादों को स्मरण जरूर आए। नहीं, आपकी यादें जो है, आपके स्मरण यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसको पढ़ते पढ़ते पाठक मतलब मैं या आप कोई भी इसको पढ़ेंगे तो हम सब अपने बचपन के पास चले जाते हैं। ओके, ये कितनी बड़ी बात है। मैंने हम सब लोगों को इसमें लीन होने के लिए विवश कर जाता है, लीन होकर एक बार अपनी बचपन की ओर ले जाता है। तो इस कविता में प्रयोग की गई भाषा शैली की दृष्टि से आपकी भाषा साहित्यिक कड़ी बनी है। लिखने की पद्धति, प्रस्तुत करने की पद्धति, यह सब इसको ध्यान में रखकर लिखेंगे तो यह कड़ी बोली, साहित्यिक कड़ी बोली है। मैंने खाली बोलचाल की भाषा नहीं, शुद्ध कड़ी बोली है, साहित्यिक कड़ी बोली। तो देखिए यहाँ पर मेरा नया बचपन 1 से लेकर 8 तक, कुल मिलाकर इसमें कितने हैं? 23। तो मैं फर्स्ट पार्ट के रूप में 1 to 8 इन दोहों को आपके सामने आज प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो दोहा को देखिए, मैंने पढ़ते ही एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए, सुनने से ही इसका क्या है मीनिंग जो है, इसका अर्थ सामने समझ में आएगा। मैंने समझने की क्या है, कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। इसको पहले पद से आगे निकलते ही हमें अपने बचपन एकदम याद आ जाएगा। तो हम अपने को क्या है लीन हो जाते हैं। तो इससे यहाँ पर मैंने भले ही आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तुत की गई कुछ शब्द कठिन लगते होंगे, लेकिन इसका भाव आप जरूर समझ पाएंगे। ओके, तो देख लीजिए पहला काम, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन। और एक बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन, तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। ओके, और एक बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन, तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी में। मेरा नया बचपन कविता आपके लिए मैंने 3 प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना है। एक प्रश्न मैंने कुछ इस प्रकार दोहा देंगे, कुछ पंक्तियां देंगे, इसकी संदर्भ से व्याख्या करने के लिए पूछ सकते। और दूसरे प्रकार कविता का नाम दिया जाएगा, इस कविता का सारांश लिखिए, यह भी पूछ सकते हैं। नहीं तो कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। इसके अंतर्गत भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का साहित्यिक और जीवन परिचय प्रस्तुत करने के लिए एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने आने की संभावना। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को अपनी दृष्टि में रखकर यह सब यहाँ ये पीपीटी तैयार की गई, राइट। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ, इन 2 पंक्तियों में कठिन शब्द क्या है? याद। याद करने का मतलब स्मरण करना, यादें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन, मधुर याद बचपन। ओके, मधुर ये कठिन शब्द के रूप में, या तो इसका मतलब क्या है? मीठी, मीठे वचन, स्वीट। ओके,
कवयित्री के लिए उनका बचपन कैसी है, वह बहुत मीठा सा, मस्त। मस्त का मतलब खुशहाल, वेरी हैप्पी, हैप्पीएस्ट मोमेंट, enthusiastic मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट। ओके, बार बार याद आता रहता है। तो इन पंक्तियों को संदर्भ प्रस्तुत करनी है तो किस प्रकार करना चाहिए, देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां मेरा नया बचपन से लिखी गई है। इन पंक्तियों की कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके बाद मुकुल, त्रिधारा आपके प्रसिद्ध काव्य है, और बिखरे मोती, ये सब आपकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्य मिली थी। आपके वजह से इलाहाबाद से एक पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, आप चतुर्वेदी के साथ, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन भी किए थे। इस प्रकार संदर्भ के रूप में कवयित्री का परिचय प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सब मैंने दिए गए अंकों के आधार पर लिखना चाहिए। दिए गए अंकों के आधार पर पूरा संदर्भ सहित व्याख्या आपके लिए 5 मार्क्स के या 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के रूप में पूछेंगे, तो आपको अंकों पर ध्यान देना होगा। इन अंकों के आधार पर ही आपको एक वाक्य में लिखना है या 4 वाक्यों को प्रस्तुत करना है, इस पर देखना चाहिए, मतलब ध्यान देकर आगे चलना चाहिए। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है यह देखेंगे। कवयित्री कहती है कि हे बचपन, कवयित्री कौन है? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने स्वयं उनके बचपन के बारे में यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत की है, और उस कविता का नाम मेरा नया बचपन। यह एक प्रकार उनकी बायोग्राफी है, एक प्रकार उनकी बायोग्राफी है, आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की गई। मैंने आत्मकथा कहाँ तक सीमित है? कि बचपन तक सीमित कर दी है। ओके, और मैंने कवयित्री कहती है कि हे बचपन, हे बचपन, मुझे तेरी मीठी बार बार याद आती है। तेरी मीठी, इसका मतलब हे बचपन, तू बहुत मीठी हो, तुम बहुत मीठा सा। मैं जितने भी कोशिश करूं तो उसे भूल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे वह मिठास जो है मुझे बार बार याद आ रही है। बार बार मैं स्मरण करते जा रहा हूँ। ओके, सोते हुए, पीते हुए और खाते हुए, खेलते हुए, या किसी को देखते हुए, या कोई नवजात शिशु को देखते हुए, और 10 साल के बच्चों को देखने से मुझे मेरा नया बचपन एकदम याद आ जाता है। तू अपने साथ ही मेरे जीवन की सबसे खुशहाल भी ले गया। और कवयित्री क्या कह रहे हैं? तुम अपने साथ ही मेरे जीवन की सबसे खुशहाल भी ले गया। तो बचपन क्या है? अपने जीवन के सबसे बड़ा खुशहाल के दिन है। मोस्ट हैप्पीएस्ट डेज, मोस्ट हैप्पीएस्ट डेज in our entire life. Childhood is the most happiest life. Most happiest moments happens in everybody's childhood life. यही कवयित्री की कहानी है। तो इन पंक्तियों में विशेषता क्या है? कवयित्री सबसे खुशहाल जीवन बचपन को बार बार याद कर रही है। मैंने सबके लिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हुए आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुनते हुए आपको एकदम ये आपका बचपन याद आ जाएगा। ओके, इसमें किस प्रकार के यादें हैं ये सब देखेंगे आप।
शैली की दृष्टि से माने विशेषताओं के रूप में शैली की दृष्टि से देखेंगे तो भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है। यह बहुत सरल, सुबोध और मधुर है। ओके, आजकल की भाषा। दूसरा, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूल जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब देखिए, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। माने इन पंक्तियों के द्वारा हमें क्या समझ में आ रहा है? मतलब कवयित्री अपने बचपन को भूल नहीं पा रहे और भूलने में असमर्थ बनते जा रहे हैं। अपने बचपन को अतुलित, माने हम किसी से तुलना नहीं कर पाएंगे, जवानी से भी तुलना नहीं कर पाएंगे और प्रौढ़ दशा से भी तुलना नहीं कर पाएंगे कभी भी। बस तो यह बचपन को अतुलित, तुलना रहित जीवन कहा गया था, इसलिए कि वह स्वच्छंद है, वह बहुत आनंद खुश देने वाला है और उस बचपन में किसी बात की चिंता नहीं होती, किसी से किसी प्रकार का डर नहीं है, निर्भय होकर हम फिरते थे इधर उधर और स्वेच्छा के साथ रहा करते और खेलना कूदना ये सब निडर होकर निश्चिंत होकर किया करते हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द है रिक्त, बिना, रिक्त हाथे, ओके, काले हाथे, इनके ही द्वारा लिखी गई एक कविता मुझे याद आ रही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता में भी भगवान के सामने यह कहती है, मैं काली हाथ चली आई आपके पास, ठुकरा दो या प्यार करो। रिक्त मतलब बिना, उसके अतिरिक्त, ऐसे यहाँ पर मतलब उसके बिना। ओके, निर्भय, निडर, निर्भय का मतलब निडर, स्वच्छंद, स्वतंत्रता, स्वेच्छा, अतुलित, जिसकी तुलना ना कर सके, अतुलित का अर्थ जिसकी तुलना ना कर सके, नहीं बराबर, इसके बराबर कोई नहीं है, मनोहर है। ठीक है, और आनंद, इसका अर्थ संतोष या खुशी। तो संदर्भ लिखते समय भी आपको खुशी, पहले हम जैसे प्रथम वो पहले के दो पंक्तियों के संदर्भ में हम जो संदर्भ प्रस्तुत किए थे उसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। और दी गई इन पंक्तियों का भावार्थ या व्याख्या क्या है देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बचपन के बारे में इस प्रकार कहती है कि बचपन कितना अच्छा था। उनके बचपन के बारे में कहते हुए वो बोल रही है कि बचपन कितना अच्छा था, पूरा दिन खेलना कूदना और खाना कितना अच्छा लगा था, दिन भर जितना खा सके उतना खा सके, जितना खेल सके उतना खेल सकते हैं और जितना इधर उधर फिरना चाहते हैं उतना फिर सकते हैं, किसी का घर जाना चाहते हैं तो वहां तक जा सकते हैं, किधर चाहे उधर जा सकते हैं, किसी के साथ खेल सकते हैं। ओके, वह निश्चिंत पूर्ण जीवन था, निडर होकर जीने की टाइम था और स्वेच्छा के साथ फिरने का टाइम था। इसलिए वह बचपन को कितना अच्छा, हे बचपन तुम कितना अच्छा हो, इस प्रकार पुकार रही है। मन में किसी बात की चिंता नहीं थी, नहीं थी सारी, मैंने मन में किसी बात की चिंता नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा, आज मैं खेल नहीं पाऊंगा, यदि मैं दूर जा रहा हूँ घर से पिताजी मारेंगे ना, आज कपड़े नहीं हैं, साफ नहीं है, ना कपड़े की चिंता, ना रहने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना और डांट खाने की भी चिंता है। बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे, डांटेंगे तो और कुछ डांटेंगे, लेकिन खेलना है बस,
गाना है बस, कूदना है बस, जो मन चाहता है वही कर सकते, निर्भय है, किसी बात की डर नहीं, स्वेच्छा पूर्वक इधर उधर फिर सकते हैं, किसी से डरते नहीं, हम किसी से भी नहीं डरते, ना पिताजी से, ना अड़ोस पड़ोस वालों से, ना बूढ़े लोगों से। मैंने बूढ़े के साथ बच्चों का बहुत जम जाता है। ओके, कभी कभी वे लोग दोस्ती करते हैं, कभी कभी दोनों मित्र भी रहते हैं और शत्रु भी बन जाते हैं, चलते। ओके, उनके साथ ये खेल खेला करते हैं। इसलिए स्वतंत्र होकर स्वेच्छा के साथ इधर उधर घूमना फिरना, यह चंचल स्वभाव कितना अच्छा रहा। मैंने बच्चों का स्वभाव जो है बहुत चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो अस्थिर तो नहीं कहना चाहिए, चंचल स्वभाव है, बार बार अपने क्या है निर्णय में बदलाव देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए स्वतंत्र होकर स्वेच्छा के साथ इधर उधर घूमना फिरना, यह चंचल स्वभाव कितना अच्छा रहा। कवियत्री सुभद्रा जी यहाँ पर उन दिनों को याद कर रहा है जो उनके पूरे जीवन में स्वर्णिम काल कहा था। वह और कुछ नहीं, बचपन, उनका बचपन। विशेषता ये देखेंगे, बच्चे निश्चिंत रहते हैं, निडर होकर फिरते हैं। आप देख सकते, शायद आप लोगों में भी आप लोग भी बहुत निश्चिंत है, निडर है, किसी से नहीं डरते, क्लास में नहीं आए तो भी साथ कुछ नहीं कहेंगे। ओके, घर कुछ लेट गए तो भी पिताजी माँ कुछ नहीं बोलेगा। ओके, निश्चिंत है। अभी अभी आप उस दशा से पार कर रहे हैं, आप यवन बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप में मैंने शील का कोई संकोच है, ऐसा नहीं। आप कैरेक्टर की दृष्टि से देखेंगे तो आप शील संपन्न हैं, लेकिन बचपन में किसी बात की डर नहीं रहती, किसी से नहीं डरते। तो वैसे किसी बात की चिंता भी नहीं रहती, खाने पीने की, पढ़ने की, रहने की और रोटी की, कपड़े की, किसी बात की चिंता मालूम नहीं। उस उम्र में जो करना चाहते हैं वह अपने मन चाहे ढंग से करके चाहते हैं। शैली की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी भाषा साहित्य खड़ी बोली है, यह बहुत सरल, सुबोध और मधुर है। अगले की पंक्तियां, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चेतड़ों में रहा। देखिए, यह स्वाभाविक है, आज भी भारतीय समाज में यहाँ पर कवियत्री जिन दो बातों को कही गई थी, ऊंच नीच और छुआछूत, इन दोनों का झलक आज भी मिलता है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, प्रोग्रेसिव लोग भी, प्रगतिशील व्यक्ति भी इसको मैंने दूर भगाने के लिए, आचरण में नहीं लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैंने कवियत्री कह रही है, यह आज की बात नहीं, उन दिनों में भी है, लेकिन बचपन ऐसा है, इन बातों को भी कभी मैंने इन बातों की शिकार बनते हुए कभी इसे याद नहीं आ रहा है। मैंने बच्चों के बीच में खेलते समय, खाते समय, कूदते समय, तो कहीं इधर उधर किष्किंद हल्ला करते समय ना जाति पात दिखाई देता है, ना ऊंच नीच के भेदभाव मन में रखकर एक साथ एक जगह पर जमा होते, यही कहने के लिए कवियत्री कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द, चेतड़े, फटे पुराने वस्त्र, फटे हुए पुराने वस्त्र, चेतड़े, मैंने कुछ बाबा लोग, संत लोग, कुछ भिखारी लोग ये चितरे पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों ने भी अपने बचपन में ये फटे हुए कपड़े पहने। मैंने इसलिए कि मैंने
हम खेलने के लिए निकलते हैं, कूदते कूदते रहते हैं, कहीं कुछ पत्थर पर लग जाते हैं या दोनों के बीच में मुठभेड़ होता है तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, उसी वक्त भी एक गल्ला पकड़कर ओके। मैंने इसी ढंग से मैंने चितड़े पहनने का मतलब क्या है, मैंने बचपन में मैंने मिट्टी में कूदते हैं और सब कुछ किया करते हैं, इसलिए कपड़े बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो फटे हुए पुराने वस्त्र को पहना करते थे बार बार उसी को। कभी कभी त्योहार के दिनों में कुछ शादी वादी के शुभ संदर्भों में ही नए कपड़े दिलवाते थे, आजकल जैसा नहीं है। ओके, तो इसलिए कवियत्री का कहने का मतलब है वह भी भले ही अच्छे खानदान की क्यों ना हो, भले ही वह भी पुराने वस्त्र पहनती थी। मैंने गांवों में चाहे बालक पुराने फटे वस्त्रों को पहनते हैं, लेकिन लड़कियों को इतना जल्दी उन वस्त्रों पहनने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। मैंने कहने का मतलब नए वस्त्र नहीं, पुराने कपड़े भी मैं पहनी थी, ये उनका कहना है। मैंने झोंपड़ी छोटा सा मकान, एक टूटे फूटे झोंपड़ी में रहा करते थे लोग उस मोहल्ले में। छुआछूत एक अमानवीय प्रथा है जिसमें जाति के नाम पर उस व्यक्ति को नहीं चुना, खासकर दलितों के प्रति यह प्रथा समाज में प्रचलित, भारतीय समाज में यह एक सामाजिक दुराचार है। यह एक सामाजिक दुराचार है, अनादिकाल से चलती आ रही है। और अगले शब्द ऊंच नीच, यह भी एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव या अंतर। ओके, एक ऊंच नीच के भेदभाव, यह भी एक सामाजिक दुराचार है। यह सामाजिक दुराचार किस प्रकार है, यह सामाजिक भी है, आर्थिक रूप से भी है, भेदभाव रखते हैं। उनके पास धन है, अपने पास धन है, वे राजा है, हम गुलाम हैं, वे पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, उनके वो जमींदार है, मैं मजदूर हूँ। इस प्रकार से वे एमएलए है, मैं एक वोटर हूँ, मतदान देने वाला हूँ। इस प्रकार मैंने राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जो भेदभाव है यह भी नहीं जानते। ज्ञान मीन्स जानकारी, किसी बात की ज्ञान होना या ज्ञात होना, जानकारी नहीं होना। लेकिन यहाँ पर कवियत्री का कहना है कि इन दुराचारों के प्रति उनकी कोई जानकारी नहीं है। कहने का मतलब उनके मोहल्ले में सब लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहा किया करते थे। यही वास्तव में भारतीय संस्कृति है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहार करने वाले हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हैं, विभिन्न वेशभूषा से गुजरने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर अनेकता बहुत है। तो इतने सारी अनेकता होते हुए भी हम सब एक है, वही भारतीय। इसलिए अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यहाँ पर कवित्री भी इसी भाव को लेकर कुछ उसी ढंग से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो जानी मीन्स जान लेना, पहचानना या मालूम कर लेना। कैसे प्रसंग उसी प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं पहले की जैसा। और यहाँ पर व्याख्या, इन दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। हम अपने मोहल्ले में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखे थे। ऊंच नीच किस प्रकार की, आर्थिक प्रकार की, आर्थिक ऊंच नीच या सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक, किसी ना किसी रूप से आपस में ऊंच नीच के भेदभाव नहीं रखे गए। और ये बहुत बड़ा छुआछूत जैसे सामाजिक दुराचार के बारे में भी जानकारी नहीं। जहां तक मुझे याद है, कवियत्री का कहना है, जहां तक मुझे याद है मैं सभी के साथ मिलजुल कर खेला करती थी और कुछ कुछ खाया करती थी।
कूदना करती थी, तो किसी प्रकार का भेदभाव ना रखा, यह सब कुछ खेल करती थी। और मोहल्ले के सभी बच्चे मिलके एक साथ खेला करते थे और खाते थे। माने यह किसके आधार पर कवयित्री इस बात को यहाँ पर अ, लाई थी? मतलब ये खुद उनका अनुभव है, उनके जीवन में, खासकर बाल्य जीवन में, उनके मोहल्ले में। मैंने ये सामाजिक तनाव नहीं है, उनका कहना का मतलब यही है। मैंने बचपन, बालक जो है, बाल जो है मैंने ब्रह्म स्वरूप है। बालक को या इन चिल्ड्रन को हम ब्रह्म के स्वरूप माने जाते हैं। तो वहां पर जब हम बालक को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, तो इस प्रकार के भेदभाव आपस में पैदा होने की कोई संभावना नहीं। चाहे अग्रहार में भी जाए तो अग्रहार के बच्चे भी इधर आते हैं और इधर के बच्चे भी उधर जाते हैं, लेकिन वह बचपन ऐसा था, किसी प्रकार के भेदभाव तो जानकारी नहीं रखी। मैं अपने टूटे फूटे घर में और फटे हुए पुराने वस्त्रों में भी रहकर स्वयं को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। टागोर अच्छे परिवार के हैं, खानदान के हैं। यहाँ पर मैंने आर्थिक दृष्टि से भी वो कह रहे हैं कि फटे टूटे फूटे घर में रहते हुए भी और पुराने कपड़े पहनते हुए भी स्वयं को, अपने आप को मैं एक रानी की तरह समझती थी। देखिए, अपने आप को एक रानी के रूप में या राजा के रूप में और साम्राज्ञी के रूप में या एक शासक के रूप में, सरकार के रूप में प्रस्तुत करना, इसके लिए कितना धैर्य चाहिए, कितना साहस चाहिए। तो उसी टाइम में बचपन में ही ये सब खेल हम खेले थे, या भी हम देख सकते हैं। स्वयं को राजा मानते थे, ये सब मैंने ये सब कहानियों के माध्यम से आचरण में लाने के लिए हर व्यक्ति, हर बच्चा कोशिश किया, कोशिश करते रहेंगे। विशेषतः बच्चे निश्चिंत रहते हैं, किसी के इस बात का कोई संदेश नहीं है, वे निश्चिंत रहते हैं। मैंने उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, ना पीने की, ना खाने की, ना पहनने की। बहुत धैर्य और साहस के साथ जो भी जरूरत है वो पिताजी नहीं, जो भी जरूरत है मान लाए, जो कुछ भी पूछेंगे वो खिलाएंगे। मैंने इसी पर और सामाजिक दुराचारों का ज्ञान है। मैंने कवयित्री के लिए मन में मैंने बाद में इन सामाजिक दुराचारों की जानकारी वो पाई थी, लेकिन अपने बचपन में इन दुराचारों को कहीं नहीं पाए, इसलिए तो यहाँ पर याद है। और शैली की दृष्टि से देखेंगे तो सुभद्रा जी की भाषा साहित्य कड़ी बोली है, और यह कड़ी बोली बहुत सरल, सुबोध और मधुर है। चौथा, और बचपन में और कैसे रहते हैं ये देख सकते हैं। किए दूध के कुल्हे मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना कर आबाद किया। किए दूध के खुले मैंने सूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूनागर आबाद किया। देखिए, इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द कुछ लग रहे हैं आपके लिए, तो देखिए। किलकारी, किल्लोल, इसका मतलब शोर मचाना। बच्चे कैसे रहते हैं? शांत बैठते हैं, मौन बैठते हैं नहीं, गंभीरता पूर्वक बैठते हैं क्या? तब हमें संदेह लगाना पड़ेगा। कभी बच्चे मौन बैठते हैं और कुछ भी नहीं बोलता है और गंभीरता पूर्वक बैठ जाता है किसी कोने में घर के, तो हमें अनुमान लगाना होगा। माने बच्चे कभी गंभीरता पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते,
यदि ऐसे कुछ कर रहा है तो उसमें जरूर कुछ तेड़ा है, उसे पहचानना होगा। तो इसलिए यहाँ पर अ, क्या कहना चाहते हैं, मैंने शोर मचाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, ओके, पूरा धिंगाना कर देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर, मैंने क्या कहे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अंगूठा, उंगली, अंगूठा का मतलब उंगली। सुधा, अमृत, सुधा का मतलब अमृत। कुल्ले, नहीं मानना, बच्चे किसी बात की नहीं मानते, हट कर जिद करते रहते हैं, ओके, बहुत जल्दी हम उसको नहीं मना पाएंगे। या स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, किसी बात को बच्चे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, इसी को कहते हैं कुल्ले। आभार, इसका मतलब कॉलोनी, बस्ती, कॉलोनी या बस्ती। और इसको आपको आसानी के साथ समझने के लिए मैंने यहाँ पर किष्किंधा नाम भी इसके लिए समान अर्थ के रूप में स्वीकार करने के लिए सूचित कर रहा हूँ। किष्किंधा, जैसे रामायण में देखे थे, रामायण में जहाँ पर बंदर जो है श्री राम की सहायता करने के लिए, जहाँ पर सुग्रीव वगैरह ये लोग आते हैं, जहाँ पर सेतु का निर्माण करने का टाइम था, मैंने यहाँ पर ये लोग क्या कहे, मैंने पूरा किष्किंधा है, जरूर मैंने पेड़ पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ से उतरते हैं, कूदते हैं, ओके, इधर से जंप होता है, उधर से जंप होता है, मैंने आप लोग देख लीजिए, कभी भी कभी बंदर को देखते थे तो ये सबको मालूम होगा, मैंने ये किष्किंधा है। तो सूना घर, घर का प्रशांत रहना, घर कैसे रहना चाहिए, एक देवालय की तरह होना चाहिए। प्रशांत होने का मतलब या शांत होने का मतलब ये नहीं है कि उस घर में बच्चे रहते हैं फिर भी किसी प्रकार का शोर नहीं मचाना, नहीं, ऐसा नहीं, यह स्वाभाविक नहीं है। जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर में यहाँ पर शोर मचाया जाए। प्रशांत वातावरण का मतलब यहाँ पर मैंने अल्लाह करना ही नहीं, और दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है, लेकिन जहां तक इस कविता को सीमित करेंगे तो उसी अर्थ में एक मैंने प्रशांत वातावरण, प्रशांत गर्म, एकदम पीसफुल हाउस, पीसफुल हाउस, ओके, इस प्रकार ऐसा ऐसा संभव है क्या, नहीं। इसका प्रसंग भी आप उत्तर लिखते समय प्रसंग को भी उसी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। और व्याख्या देखेंगे, दी गई इन दो पंक्तियों की व्याख्या। जब भी मुझे दूध पीने का मन करेगा, कवियत्री सुभद्रा जी कह रही हैं, जब भी मुझे दूध पीने का मन करेगा तब मैं अपने अंगूठे को मुंह में डालकर सूसती रहती और इसी को अमृत समझती थी। आप लोग देखे होंगे किसी लड़के या लड़का को, वे लोग अपने मुंह में उंगलियां डालते हैं, इसको अंगूठा सूसना बोलते हैं। मैंने बच्चों को ज्यादा पौष्टिक आहार खिलाने के लिए माँ हर प्रकार कोशिश करती है, जितना उसके लिए उपलब्ध है वह दूध है, चाहे माँ का हो, माँ के बाद किसी गाय का या बैल का कुछ भी, मैंने दूध पीने से, जहां तक हम कल की एक कल के पद, सूरदास के पद इसमें देखे थे, स्वयं बालकृष्ण ने शिकायत की यशोदा माँ से, अम्मा, माँ, तू किस प्रकार कैसे मुझे रोज रोज ये पची पची दूध दे रही हो, ये कच्चे दूध दे रही हो। और ये दूध अपने बालकृष्ण पिया करते थे क्या पसंद के साथ, नहीं, उसे भी पसंद नहीं है दूध, उसे क्या पसंद है, माखन और रोटी, ये दोनों पसंद है। तो बच्चे को दूध पीना बिल्कुल पसंद है। तो यहाँ पर अपने कवयित्री सुभद्रा कुमारी को भी यह दूध पीने का
पीने की आदत जो है बिल्कुल नहीं। कभी कभी माँ कहने पर कुछ पीती है, यदि माँ वहां से चली जाए तो उसे बाहर फेंक दिया कर। ओके, मैंने दूध को सहने का स्वभाव बच्चों में बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। दूध उनसे सह नहीं, राइट। तो इसलिए कवयित्री कह रही है कि जब भी मुझे दूध पीने का मन करेगा, तब मैं अपने अंगूठा को मुंह में डालकर सोचती रहूं। यदि दूध पीने का मन किया तो आप स्वयं दूध पी सकती है। माँ से पूछने से माँ आनंद के साथ एक छोटा से कप में लाने के बदले एक लोटा में ला सकती। लेकिन यह एक बुरी आदत क्या है? उसे अंगूठा सूंघने की आदत। अंगूठा मुंह में रखकर महसूस करने लगते हैं उसे स्वयं दूध पी रहे हैं। वह इतना सादा सीधा नहीं है, वो अमृत जैसा दूध। उसे याद आने लगेगा कि अमृत ही पी रही है, लेकिन ऐसा नहीं। इसी बात को कहने जा रहे हैं। देखिए, डालकर मैंने मुंह में, अंगूठे को मुंह में डालकर सूंघती रहती और इसी को अमृत समझती थी, क्योंकि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। कवित्र कह रहे मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब जब भी माँ दूध पिलाने के लिए कोशिश करती है, जब जब मुझे दूध पीने की मैंने जो इच्छा होती है, तब मैं अचानक चाहे अनचाहे ढंग से अपने अंगूठा को मुंह में डालती हूँ। यही कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने बचपन में कभी कुछ ही दूध पीती थी। इसलिए कवित्र कह रहे हैं कि उनके बचपन में कभी कुछ ही दूध पीती थी, कभी उसे उछाल कर बाहर फेंकती थी। जब मौका नहीं है तो जबरदस्ती से पीना पड़ेगा तो कुछ पी लेती है, लेकिन जब उसके लिए मौका है, नहीं पिया तो कुछ नहीं होगा, जब समझने लगेगी पास में कोई नहीं है, माँ बाप कोई, तो तब उस दूध को बाहर उछाल कर फेंक देती। मैंने कभी कभी हम चोरी चोरी से ये सब कुछ करते थे, जहां तक कि टैबलेट भी नहीं लेते, गोली भी दवा भी लेने में दिक्कत पाते हैं। इसलिए जब इधर उधर देखते हैं जहाँ माँ नहीं है, बा नहीं है और पिताजी नहीं है, तो उधर बाहर फेंक दे। तो इसलिए कहा गया है कि यह कविता पढ़ते हुए सबको अपने बचपन की इसी प्रकार की मधुर बातें या संस्मरण याद आए जाए। अपने घर में शोर मचाते, बहुत शोर, जबरदस्त शोर, ओके, बहुत हल्ला कर, इस प्रकार सुने घर किष्किंध बन जाता है। किष्किंध का मतलब यहाँ पर, किष्किंध का मतलब यहाँ पर बंदर। ये बंदर मैंने यहाँ पर मैंने आप कभी भी बाहर भी कहीं भी देख सकते हैं, कहीं जंगल जाकर भी देख सकते हैं, कभी कभी इधर उधर अपने घर तक भी आ रहे हैं, क्योंकि जंगल नहीं है, जंगल को हम काटते जा रहे हैं, तो जंगल से और पहाड़ों से ये बंदर जो है आवाज तक आ रहे हैं। तो आप एक क्षण पे उसे सीधे बैठते हुए नहीं देख पाएंगे, 1 घंटा के लिए भी वह एक ही जगह पर स्थिर रूप से नहीं बैठ पाएगा। इसलिए इसको किष्किंधा कहते हैं। इससे संबंधित कुछ विशेषता, बच्चे किसी बात को नहीं मानते हैं। बच्चे किसी बात, मतलब कहने वाले पिताजी है, कहने वाले माँ है, कहने वाले मामा है, कहने वाले बुलाने वाले दादा है, किसी की भी बात नहीं मानते, जिद करते हैं, हट भी करते हैं, ओके, शोर मचाते हैं। एक तरफ से हम बोलते रहते हैं और बस 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुकता होगा शायद, फिर उधर टीचर बार बार कहते हैं अरे हल्ला मत करो, सिट प्रॉपरली। बस ये बात सुनते ही एक बार उसकी नजर में नजर डालता है, फिर तुरंत बगल वाले से बातचीत करने लगेगा। इस चंचल स्वभाव है। और यहाँ पर
शैली की दृष्टि से आपकी भाषा साहित्य कड़ी बोली है, यह बहुत सरल, सुबोध और मधुर भाषा है। और पांचवा देखिए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती सी सॉरी बड़े बड़े मोती सी आंसू जयमाला पहनाते। इसलिए बच्चों को आप एक बार याद कीजिए, आप क्लासरूम से बाहर जाने के बाद आप जब आपके घर जाते हैं या गांव जाते हैं, तो वहां पर आप लोग देख लीजिए, बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे हट करते हैं, कैसे जिद करते हैं, कैसे रो पड़ते हैं। ओके, उसे कैसे मनाना पड़ता है। माँ कितने कोशिश करके मनाने के लिए कोशिश करती रहेगी, कुछ पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, हर बात के लिए, कपड़े उतरने के लिए, तो सब के लिए। ओके, उसे भिन्न भिन्न टाइम पर अनेक प्रकार से मनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कवियत्री सुभद्रा जी इस प्रकार कह रहे हैं बात बचपन के बारे में, और इस प्रकार कहते हैं कि बचपन में कभी रूठना और कभी मान लेने में भी कितना आनंद आता है। बहुत रूठ जाते हैं, ये रूठने किस लिए है, वे जानबूझकर जिद करते हैं, जानबूझकर हट करते हैं। तो जानबूझकर का रूठना जो है उसके लिए बहुत पसंद है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, और कभी कभी झूठ बोलते रहते हैं, कभी कभी झूठ बोला करते हैं। मन पहले वो सही बताएगा, लेकिन हम लोग उससे उसकी बात को नहीं मानते हैं, हम थोड़ा जोर देकर कहते हैं और पूछते हैं, तब बहुत झूठ बोलने लगेगा। तो झूठ पसंद के साथ नहीं बोलते हैं, मैंने उसके सामने जो है उस व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। कवित्री का कहना है कि कभी रोना, कभी शोर मचाना और कभी झूठ बोलना, ये सब कितना पसंद है, कितना आनंद प्रदान करते हैं। जब बचपन में हम रूठ जाते थे, तब मोती जैसे बड़े बड़े आंसू टपकते थे। कवित्री कह रहा है कि बचपन में बहुत बार हम रोए थे, बहुत बार हम रूठ जाए थे। मैंने माँ से कुछ पाने के लिए हम रोया किया करते थे। मैंने कभी इस ये आंसू वास्तव में सही है क्या, नहीं, ये झूठे आंसू है। कवित्री स्वयं खुद कह रही है, ये झूठे आंसू है। तो झूठे आंसू बहाकर बाद में मान जाना, मैंने दिए ना दियो, लोग पहले रो पड़ते हैं, लौट लौट कर रोते हैं। ओके, हाथ पैर हिलाते हुए जोर जोर से रोते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई के साथ साथ झूठा भी जाता है। ओके, यही बचपन के सुनहरे पहलों की यादें आती हैं। इसलिए कवियत्री के लिए उनकी जो मधुर बचपन जो है उसे बार बार याद आ रहा है, इसलिए वो बहुत मधुर है, इसलिए उसे गोल्डन कहा गया है। सुनहरे पहलू, तो एक गोल्डन टाइम था अपने जीवन के, एक गोल्डन टाइम था बचपन। विशेषता ये, रोने के माध्यम से हट करना बचपन का और एक गुण है। बचपन में ऐसे बहुत सारे गुण हैं, निश्चिंत रहते हैं, निडर होकर रहते हैं, स्वेच्छापूर्वक रहते हैं, और हट करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं। तो रोने के माध्यम से हट करना बचपन का और एक गुण है। रोने के माध्यम से हट करना माने उसे कुछ चाहिए, मिठाई चाहिए तो रो पड़ेगा, उसे चकली चाहिए रो पड़ेगा, उसे और कुछ पेंसिल चाहिए और रो पड़ेगा। क्यों? बच्चों की रोना माता पिता के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वीकनेस को बच्चे पकड़ लेते हैं तुरंत, तो जब भी उसे कुछ चाहिए वो तुरंत रोने लगेगा। रोकर वह, रोने के माध्यम से वह कुछ पाना चाहता है।
मैंने बच्चों को रुलाना नहीं चाहती, फिर भी उनकी मानसिकता उस प्रकार बदले, राइट। और जब बचपन में हम रूठ जाते थे तब मोती जैसे बड़े बड़े आंसू टपकते हैं। बचपन में जो आंसू हम बहाते हैं उसे क्या कहा गया है यहाँ पर? मोती। मोती तो मुंह के नहीं, ये आंखें, आंखें की मोती है। ओके, यही बचपन के सुनहरे पहलों की याद आती है। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत गोल्डन वाला है, बहुत स्वर्णिम टाइम तक काल का। इसलिए तुम आ गए हो, मुझे इन बातें, इन बातों को बार बार याद करना, मुझे याद आ रही है ये बातें, तो स्मरण में आ रही हैं। तो विशेषता है रोने के माध्यम से हट करना बचपन का और एक गुण है। मैंने इस क्या है, ये टेक्निक जो है बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी आंसू बहाते हैं, आंसू बच्चों को जयमाला पहनाते हैं। रोते हुए बच्चों को देखकर हम सह नहीं पाएंगे, उसे उठाते हैं, गोद में उठाते हैं, ये गाना गाते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, और उसे क्या चाहिए वो पूछते हैं, चॉकलेट चाहिए, लड्डू चाहिए, कुछ भी। ओके, मैंने मन जयमाला हम किसको पहनते हैं? जो युद्ध भूमि से विजयी होकर वापस आएगा अंतपुर में, तो उसे हम जयमाला पहनते हैं। या कोई एक कन्या वर वो गले में डालना चाहते हैं तो वरमाला डालते हैं। मैंने कुछ विजय का मतलब यहाँ पर जय, मैंने उसे कुछ जय मिला था, किसके ऊपर? माँ के ऊपर। ओके, इसलिए आंसू उसके लिए एक माध्यम है, आंसू उसके लिए एक माध्यम है जयमाला पहनने के। मैंने माँ से विजय पाने की आंसू जो है, मैंने रोते हुए बच्चों को देखकर माँ सह नहीं पाती है। यही एक क्या है, अम, एक वीक पॉइंट। ओके, ये तुरंत पकड़ लें। शैली की दृष्टि से आपकी भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है, यह बहुत सरल, सुबोध और मधुर है। छठवा देखिए, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, जाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। मैंने उतने उम्र में भी कवयित्री उन सब को याद करके इतना सुंदर प्रेजेंटेशन की। मैं रोई कर रहे, मैंने रो पड़ा, तो रोते हुए मुझे देखकर माँ काम छोड़कर आती है। माँ कुछ काम में लगी हुई है, घर पे काम में, किचन में रहती है या वॉशरूम में रहती है, या वॉश एरिया में रखकर कुछ बर्तन वगैरह भी साफ किया करती है। तो रोते हुए जब उसकी सुनाई देती है यह आवाज, और किसी भी काम में क्यों ना रहती, उसे पूरी तरह छोड़कर उसके पास आ जाए, आया कर मुझको उठा लिया, आकर वहां आकर उसे वार्निंग नहीं दे, क्यों बाबू, क्यों रो रहा है, क्यों बेटा क्यों रो रही हो, क्या चाहिए तुझे? मैंने लड़की को भी हाँ बेटा के नाम से पुकारते रहते हैं। क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? इसी प्रकार प्रश्न नहीं करते। माँ आई और उसे उठा लिया, अपने गोद में उठा लिया। और बच्चे रोते हैं तो कैसे? जमीन पर गिर जाते हैं। वह ये सब कुछ नहीं जानता, जमीन पर लेटने से कपड़े पर ये मिट्टी हो जाएगी, वो फाड़ भी सकता है। ओके, पैरों पर भी धूल लग जाती है, ये सब, और बाल में भी लग जाती है, ये सब कुछ जानता है। लेकिन वैसे करने से ही माँ आके उसे अपने गोद में लेती, यही तो सीखा है।
तो कवियत्री यहाँ पर खुद कह रहे हैं, जब भी मैं रोता हूँ तो पूरा काम छोड़कर मुझे मेरे पास आती है, मुझको उठा लेती है, झाड़ पोंछती है, मैंने जो कुछ भी धूल चढ़ती है वो सब कुछ मैंने पोंछ लेती है, चूम चूम कर मैंने ये पोंछने के बाद उसे चुंबन करती है, किस देती है, चुंबन, और इन गालों को साफ करता है, इसको मैं सुखाने तक और इंतजार करते, बार बार उसे साफ किया करती है। तो इसमें कठिन शब्द हुई है, प्रसंग भी वैसे लिख सकते हैं, इसका भावार्थ को देख लीजिए। बचपन में जब भी मैं रोती थी, मैंने कवियत्री कह रही, बचपन में जब भी मैं रोती थी तब माँ अपना काम छोड़कर मुझे अपने गोद उठा लेती थी। तो ऐसा भी करते हैं बच्चे, माँ उठा लेने के लिए या माँ के गोद में लेटने के लिए या माँ से कुछ दूध वगैरह पीने के लिए ये जिद जिद की प्रणाली बनाते हैं। तो मिट्टी और गुल लगे मेरे कपड़ों को झाड़ती थी, तथा ना जाने मेरे गालों को कितनी बार चूमकर उनके ऊपर गिरे आंसू भी सुखा लेती हैं। कवियत्री याद कर रहे हैं कितनी बार यह मिट्टी को साफ करने के लिए कोशिश की थी। मिट्टी और गुल लगे मेरे कपड़ों में, मिट्टी लगी कपड़ों को साफ करने के लिए, और वहां पर जो चढ़ी है धूल उसे झाड़ती है, तथा ना जाने कितने बार उन गालों को साफ करके उसे चूम लिए थी, यह कह नहीं सकती कवियत्री। ओके, आंसू भी सुखा देती है। आंसू को सुखाना का मतलब मैंने उसे रुलाना बंद करते तक उसको अपने गोद में ही रख लेती है। विशेषता है अपनी माँ के लिए कवियत्री ही सर्वस्व है। कवियत्री का कहना है कि उनकी माँ के लिए कवियत्री ही सर्वस्व है, क्योंकि जब भी वह रो पड़ती है तुरंत पूरा काम छोड़कर उसके पास आ जाती है। बचपन में चौहान जी जब रोती थी तब पूरा काम छोड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। मैंने बच्चे ये सीखते हैं, उठा लेने के बाद वो शांत हो जाए, चॉकलेट देने के बाद वो शांत हो जाए, तो उसे मालूम है रोते हुए हम जो चाहे वह पा सकते हैं। और बचपन में चौहान जी जब रोती थी तब पूरा काम छोड़कर उसे अपने गोद में उठा लेती। शैली की दृष्टि से आपकी भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है और यह बहुत सरल, सुबोध और मधुर भाषा है। सब दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नेत्र नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक। देखिए, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त दमन उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। मैंने हम कहते हैं वो संयुक्त परिवार है, केवल उसके घर में उनके माँ पिता ये और उनके छोटे, ऐसा नहीं। पुराने समाज में, भारतीय समाज में ये क्या है, ये संयुक्त परिवार को, जॉइंट फैमिलीज को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यह देखा जाए। तो उस परिवार में क्या है, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, माँ पिता, सब कुछ, भाई बहन, सबके सब। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए संदर्भ, रोती हुई सुभद्रा जी को उनके दादाजी चंद्रमा दिखाकर फिर से मुस्कुराने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपनी कवियत्री रो रही है, माने जब भी वह रोती है हमेशा माँ ही नहीं उठा पा रही। उनके घर में और दो है, माने बूढ़ा दादा है, तो कभी कभी ये दादा भी अपनी कवियत्री को उठा ले रहे हैं, अपने गोद में ले रहा है। ओके, गोद में लेते ही उसे क्या दिखाते हैं, आसमान की तरफ दिखाई दे। आसमान की तरफ देखते हुए
उंगली उठाकर दिखाते हुए उस चंद्रमा को दिखाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र को बालकृष्ण सॉरी बालक रहे थे, तब उसे चंद्रमा की ओर देखा करते थे, मैंने खाना नहीं किया करते थे, मना किया था मैंने तब, इसलिए रामचंद्र का नाम भी पड़ा हुआ था, रामचंद्र। तब उनकी छोटी माँ कैकेयी ने उसके लिए एक दर्पण लाकर देती है। दर्पण देकर कहाँ लाती है? उसके हाथ में रखती है। तो क्या होता है, वो दर्पण में चंद्रमा का बिंब जो है दिखाई देता है, तो वह हंसने लगता है, खेलने लगता है, क्योंकि स्वयं चंद्रमा ही मैंने बहुत बार उन्हें कोशिश कर रहा होगा उसे पकड़ने के लिए, तो इस बार वो चंद्रमा उनके हाथ में आया। ओके, इसलिए यहाँ पर भी कवयित्री को उनके दादा गोद में लेकर वो आकाश में जो चांदनी से बिखरेता चंद्रमा दिखाते हैं, चांदनी बिखरेता चंद्रमा दिखाते हैं। ओके, जब वे मुझे उठाकर चंद्रमा को दिखाते हैं, तब मेरी आंसुओं से भरी आंखें चमक उठती हैं। मतलब वो किसके लिए रो रही हैं? उसके लिए क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। तो वो जब दादा उसे उठाकर अपने गोद में ये चंद्रमा को दिखाते हैं, तो तुरंत उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है, मैंने ब्राइटनेस, एक प्रकाश आ जाता है। तब मेरे मुंह पर मुस्कुराहट को देखकर परिवार के सब चेहरे चमक गए। लेकिन यहाँ आंतरिक संबंध को देखिए, रोते हुए कवयित्री को अपने गोद में उठाकर चंद्रमा और चांदनी को दिखाने से वह रोना ही नहीं बंद किए, वह उसके मुंह में थोड़ा मुस्कुराहट भी दिखाई देता है। मैं कवयित्री के मुंह पर ये मुस्कुराहट को देखकर उनके सारे बंधु, सारे परिवार के मुंह में चमक आने लगा। सब लोग माने उनके चेहरे चमकने लगे, चमक होते लगे। ओके, इसका मतलब वो भी हंस पड़े थे, वो भी खुशी के साथ रहने लगे। माने जब तक बच्चे रोते रहेंगे तब तक कोई शांत नहीं बैठ पाएगा। जब बच्चे हंसेगा उसके साथ मिलकर ये लोग हंसेंगे, खेलेंगे, ये सब। इसलिए बच्चे जब रोएगा तो उसके साथ कोई नहीं देगा, मतलब वापस में नहीं रहेगा। जब बच्चे हंसेगा तो उसके साथ मिलकर विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। तो विशेषता ये अच्छे पारिवारिक संबंधों के बारे में व्यक्त किया गया है। मैंने कवियत्री यहाँ पर उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में भी अनकहे ढंग से कह रही है। मैंने दादा ने चंदा दिखलाया। आजकल किसी के घर में दादा दादी दिखाई नहीं देते बहुत ज्यादा। ओके, इसलिए उस टाइम के संयोग परिवार को याद करना है, मैंने पारिवारिक संबंधों को व्यक्त करने के लिए कवियत्री कोशिश की थी। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का महत्व बताया गया है। मैंने इस प्रकार इनडायरेक्ट से, अप्रत्यक्ष रूप से कवियत्री भारतीय समाज में यह संयुक्त परिवार का क्या महत्व है, यह बच्चे बड़ों के लिए उनकी आंखों के तारे होते हैं। मैंने बड़ों के लिए बच्चे क्या है? उनकी आंखों के तारे। जब तक वे बच्चों को नहीं देखते, जब तक वे बच्चों को अपने गोद में नहीं लेते, जब तक उन बच्चों के गलों को साफ नहीं करते, जब तक उसके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं देखते, तब तक उनके आंखें प्रकाशित नहीं। मैंने ये आंखों में ये सब कुछ, ये सारी भावनाएं दिखाई देते, मैंने दुखित हो जाते, खुशी नहीं मना पाते हैं। तो शैली की दृष्टि से यह आपकी भाषा साहित्यिक कैटेगरी है, यह बहुत सरल, सुबोध और अब आएंगे इस विभाग के इस पाठ के 8वां वाला। इसको समझाकर मैं आज की इस पार्ट 1 को समाप्त करूंगा।
वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ थकी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। देखिए, मैंने बचपन को यहाँ पर सुख साम्राज्य कह रहा है। बचपन का समय सुख साम्राज्य। साम्राज्य में कौन रहता है? रानी रहता है, राजा रहता है, सम्राट रहता है। तो इसलिए बचपन के समय में वह खुद फटे हुए वस्त्रों में भी और एक झोपड़े में भी रहते हुए भी एक महारानी की तरह रहने की चेष्टा की। तो इसलिए वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, वो बचपन को छोड़कर, बचपन नामक साम्राज्य, सुख साम्राज्य को छोड़कर वह जब मतवाली बनती है, बड़ी हो जाती है, जवानी बनती है, तो तब लुटी हुई कुछ टकी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। तो इसमें कटे शब्द को देखिए, टकी हुई मीन्स धोखे का शिकार, धोखे देने माने सयाने होकर ये सब कुछ समझ में आते हैं। मतवाली जवानी। तो मैच्योर होने के बाद, मैच्योरिटी आ जाने के बाद सयानी लड़की को घर से बाहर जाने नहीं देते। किसी की आवाज सुनते हुए वह बाहर आना चाहती है तो भी वह दरवाजा तक कर आके रुक जाती। या किसी के सामने जाके आंख से आंख मिलाना चाहती है तो मिलानी नहीं, किसी के साथ बात करना चाहती है तो बात नहीं करनी। तो तब अचानक उनके बचपन याद आ जाएगा। तो अपने रचयिता, सॉरी, कवियत्री के साथ भी सुमित्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ भी यही हुआ। तो इसलिए इस बात को कह रहे, बचपन को सुख साम्राज्य कह रहे। सुभद्रा जी जब बचपन से पार करके यौवन में प्रवेश करती है, तब उस नई स्थिति को वर्णन कर, बचपन को क्रॉस करते हुए जब दूसरी दशा में पहुंची थी, उस स्थिति को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या, जब सुभद्रा जी अपने बचपन का सुख से भरा साम्राज्य छोड़कर उछलते कूदते हंसते खेलते बड़ी हो गई, तभी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उनकी आंखें लज्जा से भर जाए। तो घर में भी ऐसे कोई बहुत सारे लोग आया करते थे, स्कूल में भी बहुत सारे लोग, अनजान लोग मिलते थे, मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे। कोई सामने आया तो सिर ऐसे झुक कर जाना। जहां तक मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं जाने दिए। सुभद्रा कुमारी इस प्रकार कह रहे हैं, अपने बचपन का सुख से भरा साम्राज्य छोड़कर, सुख से भरा हुआ बचपन को छोड़कर मैं कूदते खेलते हंसते रोते हुए मैं इस स्थिति तक, इस दशा तक पहुंची हूँ। तो यह कोई अनजान व्यक्ति को देखने से मुझे क्या होना पड़ा था? आंख के लज्जित होकर रहना पड़ा, लज्जा से भर जाते, एकदम शेमफुल फील करते। इससे पहले घर से बाहर मोहल्ले में भी जाकर साथियों के साथ खेलती थी, बातचीत करती थी, ये सब कुछ किया बचपन में, सयानी होने से पहले। लेकिन अब सयानी होने के कारण वह घर के द्वार पर ही खड़ी हो रही थी। घर के द्वार पर, घर के अंदर ही रहना पड़ा था, द्वार से बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने से रोक दिया गया है, स्वेच्छा छीन ली गई। जब वह बचपन में थी, स्वेच्छा पूर्वक रही थी, निडर होकर रही थी, निश्चिंत होकर रही थी, खुशी के साथ रही थी और खुशहाल के साथ रही थी। लेकिन सयानी होने के बाद उसके पास ना स्वेच्छा है, ना स्वतंत्रता है, ये सब कुछ चिंता है, सब कुछ डरते हुए किया करते। ओके, सयानी उसकी स्वेच्छा को रोक ली,
बचपन की जो स्वेच्छा है, बचपन के जो खुश है, जो संतोष है, वह सब इनसे छीन ली गई। जवानी में प्रवेश करने से आपके परिवर्तन में बहुत बदलाव दिखाई देते हैं। कविता का यही कहना है, माने जीवन में जवानी में प्रवेश करने से, ओके, यंगस्टर होने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद उसके प्रवर्तन में, उसके क्या है, लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे। शैली की दृष्टि से आपकी भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है और वह बहुत सरल, सुबोध और मधुर है। तो आइए मेरे मित्रों, हम 1 से लेकर 8 तक यह कठिन शब्द देके, संदर्भ देके, प्रसंग भी देके और इसकी व्याख्या भी देखने के लिए कोशिश करें। तो इनको हम किसी ना किसी रूप में परीक्षा में पूछ सकते हैं, आप उसका उत्तर आसानी के साथ दे सकते हैं। अगले की 8 इन दोहों के बारे में, इसके संदर्भ, कठिन शब्द, व्याख्या कल प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ आज इस कविता को यहीं पर स्थगित करना है, नॉट फुल स्टॉप, काम। ओके, धन्यवाद।